तो आज हम बात करेंगे बेटा एक नए टॉपिक पे, जो कि 4 टॉपिक तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में जो है बेटा हर साल पूछा जाता है। ठीक है। तो उस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? चित्रकला। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे बेटा चित्रकला से संबंधित चित्रकला। ठीक है, चित्रकला। ठीक है, अध्याय 5 है ये आपका। चित्रकला जो है अध्याय 5। चित्रकला की बात अगर हम करें, चित्रकला के चूंकि अंगों के बारे में बात करेंगे, कई सारी चित्रकलाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो लिखिए कि भारतीय चित्रकला, लिखिए भारतीय चित्रकला। भारतीय चित्रकला का लिखिए कि भारतीय चित्रकला का, लिख लो बेटा कि भारतीय चित्रकला का अगर हम कहें तो प्राचीनतम साहित्यिक उल्लेख, लिखिए प्राचीनतम साहित्यिक उल्लेख, प्राचीनतम बेटा साहित्यिक अगर उल्लेख की बात करें तो प्राचीनतम साहित्यिक उल्लेख विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में, विष्णु धर्मोत्तर अगर हम बात करें बेटा तो विष्णु धर्मोत्तर के धर्मोत्तर पुराण लिख लीजिए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में, चित्र सूत्र में, पुराण के बेटा चित्रसूत्र में मिलता है। ये मिलता है, ये भी कह सकते हैं। इसको संभवतः 5वीं सदी ईस्वी में लिपिबद्ध किया गया था। इसको संभवतः लिखो, संभवतः 5वीं सदी ईस्वी में लिपिबद्ध किया गया था। लिपिबद्ध किया गया था। लिपिबद्ध बेटा किया गया था, तो ये भी कह सकते हैं कि 5वीं सदी में इसे लिपिबद्ध किया गया था। और लिख सकते हैं कि बेटा कि वात्स्यायन रचित, लिखिए वात्स्यायन रचित, क्या बेटा? तो वात्स्यायन रचित अगर हम बात करें बेटा कामसूत्र ग्रंथ, कौन बेटा? कामसूत्र ग्रंथ। वात्स्यायन रचित जो है, अगर हम बात करें बेटा कामसूत्र ग्रंथ में चित्रकला के 6 अंगों की कल्पना का उल्लेख है। कल ग्रंथ में चित्रकला के 6 अंगों की संकल्पना का उल्लेख है। संकल्पना का बेटा उल्लेख है। तो ये भी पॉइंट हम इसमें कह सकते हैं कि 6 अंगों की संकल्पना का उल्लेख है। ये सारे जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में बेटा इससे पूछे जाते हैं। बात समझ में आया सभी को? ये सब जो है आपके पेपर में जो है बेटा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो 6 अंगों की जो बात मैं जिक्र कर रहा हूं, वो 6 अंग आखिर हैं कौन से? जो मेन मेन जो 6 अंग हैं, आखिर ये 6 अंग कौन कौन से हैं, इसी के बारे में बेटा हमको चर्चा परिचर्चा करना भी है। तो 6 अंगों के बारे में जो मैंने कहा, जो 6 वात्स्यायन के अनुसार मैंने कहा कि 6 की अंगों की संकल्पना का उल्लेख है, यही कहा गया है। उन्होंने चित्रकला को, लिखिए उन्होंने, लिख लो चित्रकला को, लिख लीजिए कि उन्होंने जो बेटा चित्रकला को कह सकते हैं कि बेटा कलाओं के 64 रूपों में स्वीकार किया है। कलाओं के 64 रूपों में, कलाओं के बेटा 64 रूपों में जो है, में से एक, रूपों में से एक स्वीकार किया। तो ये पॉइंट हम इसमें उठा सकते हैं कि 64 रूपों में से एक में इन्होंने क्या किया बेटा? तो 64 रूपों में से एक में इन्होंने क्या किया? वो उन्होंने स्वीकार किया। बात समझ में आया? तो जितनी भी चीजें इसमें बता रहा हूं, ये 64 रूपों में से एक में इन्होंने क्या किया बेटा? तो 64 रूपों में से एक में इन्होंने स्वीकार किया। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं कि 64 रूपों में से एक में इन्होंने स्वीकार किया, उल्लेख किया कह सकते हैं। अगर इसके बाद हम बात करें बेटा, जो मेन मेन चीजें हैं, विनय पिटक में शाही भवनों की चित्रकला का उल्लेख है। लिखिए विनय पिटक में, जो विनय पिटक है, विनय पिटक में लिख लीजिए कि विनय पिटक में शाही भवनों, लिखिए विनय पिटक में बेटा शाही भवनों की चित्रकला का उल्लेख है।
शाही भवनों की चित्रकला का उल्लेख है बेटा। जबकि मुद्रा राक्षस ग्रंथ में भी लिखे, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में भी लिखे कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ में भी विभिन्न चित्रकलाओं का उल्लेख मिलता है। लिखिए, विभिन्न चित्रकलाओं का उल्लेख मिलता है। मिलता है। अगर हम चित्र के प्रकार के बारे में बात करें बेटा कि चित्र के प्रकार क्या है, तो चित्र के प्रकार में जो है हम कई चीजों के बारे में बोल सकते हैं बेटा बेटा कि चित्र के प्रकार बेसिकली है क्या क्या। ठीक है, जो चित्र के प्रकार की जो चर्चा कर रहे हैं, तो क्या हम इसमें कई सारे चित्र बोल सकते हैं कि सर इसमें भित्ति चित्र भी है, लघु चित्र भी है। तो लिखिए चित्र के प्रकार, चित्र के प्रकार। तो दो प्रकार के चित्र, एक होता है बेटा भित्ति चित्र और एक होता है लघु चित्र। एक होता है बेटा भित्ति चित्र और एक होता है लघु चित्र। ठीक है, तो हम दोनों के बारे में एक एक करके बेटा पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो हम बात कर रहे थे भित्ति चित्र और लघु चित्र की। तो भित्ति चित्र क्या होता है और लघु चित्र क्या होता है, इन दोनों के बारे में बेटा हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। भित्ति चित्र का मतलब होता है, लिख लीजिए कि यह जो भित्ति चित्र होता है यह ठोस, लिख लीजिए, जो भित्ति चित्र होता है यह ठोस होता है, सतह या दीवार पर उकेरी जाने वाली चित्रकला शैली है। ठोस दीवार पर, इसे कह सकते हैं बेटा ठोस दीवार पर, ठोस सतह या दीवार पर उकेरी जाने वाली, उकेरी जाने वाली, उकेरी जाने वाली क्या है बेटा, दीवार पर उकेरी जाने वाली चित्रकला शैली है, शैली। और दूसरा जो लघु चित्र है बेटा, ये सुंदर दिखने वाली, लिखिए सुंदर दिखने वाली, दिखने वाली, लिख लो बेटा कि सुंदर दिखने वाली क्या, छोटी हस्त निर्मित कलाकृतियां है, छोटी हस्त निर्मित क्या है बेटा, कलाकृतियां, कलाकृतियां। दो डिफरेंस हमने देख दिया, एक भित्ति चित्र एक लघु चित्र का। ठीक है, ये सारी चीजें भी आप सभी को जानना चाहिए कि भित्ति चित्र क्या होता है, लघु चित्र क्या होता है। तो दो चित्र के प्रकार होते हैं, इन दोनों को भी बेटा आप सभी को जानना चाहिए। अगर हम बात करें बेटा प्राचीन भारत में चित्रकला, तो लिखिए प्राचीन भारत में चित्रकला, प्राचीन भारत में चित्रकला, लिख लीजिए प्राचीन भारत में चित्रकला के बारे में। पहला लिखिए प्रागैतिहासिक चित्रकला, प्रागैतिहासिक चित्रकला। प्रागैतिहासिक चित्रकला क्या होता है, लिख लीजिए प्रागैतिहासिक चित्रकला कि निम्न और मध्य पूरा पाषाण काल के, लिखिए निम्न और मध्य पूरा पाषाण काल के, काल के, निम्न और मध्य बेटा पूरा पाषाण काल के चित्रों का कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लिखिए चित्रों का कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध नहीं, उपलब्ध नहीं, महत्वपूर्ण साक्ष्य बेटा उपलब्ध नहीं है। और भी कह सकते हैं कि सर कई सारी हैं, जैसे सोहागी घाट मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, लिख लीजिए सोहागी घाट मिर्जापुर में, मिर्जापुर यानी कि उत्तर प्रदेश, विंध्याचल का एरिया, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। कह सकते हैं कि पहली रॉक पेंटिंग, पहली रॉक पेंटिंग कह सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये भी प्रागैतिहासिक काल में बेटा ये सब लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं भीमबेटका की गुफाएं। तो दूसरा लिखिए भीमबेटका की गुफाओं के बारे में। आप सभी जानते हैं कि भीम जो बेटका की गुफाएं हैं, लिख लीजिए भीमबेटका की गुफाएं। तो भीमबेटका की गुफाएं क्या, रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है, लिख लीजिए रायसेन जिला एमपी,
इसकी खोज विष्णु जी ने की थी, विष्णु श्री ने। खोज किसने किया? विष्णु श्री ने, विष्णु श्री ने किया। गुफा में लगभग 400 पेंटिंग लिख लीजिए। गुफा में लगभग 400 पेंटिंग, और इसमें पूरा पाषाण काल लिख लीजिए। इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल बेटा, मध्य पाषाण काल, और कह सकते हैं बेटा नव पाषाण काल। 3 चरणों की पेंटिंग है। तीन चरणों की पेंटिंग है बेटा। तीन चरणों की पेंटिंग है, ये भी कह सकते हैं। और 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, लिख लीजिए। 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित स्थल घोषित 2003 में यूनेस्को द्वारा बेटा विश्व धरोहर स्थल भी इसे घोषित किया गया है। तो भीमबेटका की गुफाओं के बारे में भी बेटा आप लोग इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट आपको बता रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, और पेपर में आपसे इसी से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि भीमबेटका की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी शैली के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो जितना भी मैं आपको ये पॉइंट आपको बता रहा हूं, ये सब के सब जो है अपने पेपर में जो है मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस घुमा फिरा के आपसे यही सब क्वेश्चंस जो है ज्यादा पूछे जाएंगे भी। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखिएगा कि भीमबेटका की गुफाओं से आपसे क्वेश्चंस, चित्रकारी से क्वेश्चंस, और हर तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को बेटा इसमें मिलेंगे। बात समझ में आया सभी को? तो भीमबेटका की गुफाएं चूंकि मध्य प्रदेश में, मैंने कहा कि रायसेन जिला में है, मध्य प्रदेश में, तो इसको हम लोगों ने लिखा, और यूनेस्को ने मैंने कहा कि 2003 में जो है अपनी जो है विश्व धरोहर स्थल में जो है बेटा भीमबेटका को शामिल भी किया है। ठीक है, दूसरा लिखिए, भीमबेटका के बाद लिखिए दूसरा जो हमारा लिखना है जोगी मारा गुफाएं। लिखिए जोगी मारा गुफाएं, जोगी मारा गुफाएं। जोगी मारा गुफाओं के बारे में हम क्या लिखेंगे बेटा? लिख लीजिए कि ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में स्थित, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में एक सरगुजा जिला है, सरगुजा जिला लिख लीजिए, सरगुजा जिला। छत्तीसगढ़ में बेटा सरगुजा जिला। और इसी में मैं कहूं अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात अगर करे जाए, इंडस वैली सुना घाटी, इसी की सभ्यता की अगर इसमें हम बात कर दे बेटा, तो क्या इसमें लिखेंगे कि सर इस काल के मृद भांडों में जो कहा जा सकता है कि इस काल के, लिखिए मृद भांडों में, लिख लीजिए कि इस काल के मृद भांडों में चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। लिखिए चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। चित्रकला के बेटा साक्ष्य मिलते हैं जिनमें मनुष्यों, जानवरों, पेड़ों, फूलों, जिनमें मनुष्यों, जानवरों, पेड़ों, फूलों, लिख लो भैया कि मनुष्यों, जानवरों, पेड़ों, फूलों, औजारों, हथियारों, लिखिए औजारों, हथियारों, औजारों हुआ बेटा हथियारों, धार्मिक प्रतीकों, लिखिए धार्मिक प्रतीकों, धार्मिक प्रतीकों, और कुछ विशिष्ट डिजाइनों के चित्र दर्शाए गए हैं, और कुछ विशिष्ट डिजाइनों के चित्र दर्शाए गए हैं। बात समझ में आया? तो ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, चूंकि कह सकते हैं इसमें ये भी कि जो मेन मेन चीजें हैं कि इन मृद भांडों की सतह को, लिखिए इन मृद भांडों की सतह को
लिख लीजिए कि इन मृद भांडों की सतह को लाल रंग से रंगा गया था। लाल रंग से रंगा गया था। लाल रंग से बेटा रंगा गया था, जिन पर काले रंग में आकृतियां बनाई गई। जिन पर काले रंग में आकृतियां बनाई गई। आकृतियां बेटा बनाई गई, इसीलिए इनको लाल और काले मृदभांड भी कहा जाता है। इसीलिए इनको लाल और काले मृदभांड भी कहा जाता है। मृदभांड भी कहा जाता है। इसके बाद लिखिए ताम्र पाषाण संस्कृति। ताम्र जो पाषाण संस्कृति के बारे में अगर हमसे कोई पूछे तो क्या लिखेंगे बेटा ताम्र पाषाण संस्कृति में? कि सर गेरुए रंग के मृदभांडों के उद्भव। लिखिए गेरुए रंग के, गेरुए रंग के मृदभांडों का उद्भव। गेरुए रंग के मृदभांडों का बेटा इसमें लिखेंगे उद्भव। ये सारी चीजें बेटा आपको एक एक करके इसमें लिखना भी है। बात समझ में आया? ये सारी चीजें एक एक करके आपको लिखना है। अगर मौर्य काल में चूंकि आप देखेंगे और भी चीजें हैं इसमें कि ताम्र पाषाणी संस्कृति में गेरुए रंग के मृदभांडों का उद्भव होता है। इसके साथ साथ बेटा और भी चीजों के बारे में बात करें। जो वैदिक संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति में अगर देखा जाए तो लिखिए वैदिक संस्कृति में क्या लिख सकते हैं कि सर वैदिक जो संस्कृति है इसमें हम कह सकते हैं कि सर ज्यामिति आकृतियों। लिखिए ज्यामिति, ज्योमेट्रिकल ज्यामितियों, ऐसे लिखिए ज्यामिति आकृतियों। लिखिए कि ज्यामिति आकृतियों तथा फूल पत्तियों युक्त चित्रित, तथा फूल पत्तियों युक्त चित्रित, फूल पत्तियों युक्त चित्रित धूसर मृदभांडों का उद्भव। धूसर मृदभांडों का उद्भव। धूसर मृदभांडों का उद्भव, तो ये भी पॉइंट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि धूसर मृदभांडों का उद्भव। महापाषाणिक संस्कृति में क्या लिखेंगे बेटा? महापाषाणिक संस्कृति। लिखिए महापाषाणिक संस्कृति। महापाषाणिक संस्कृति में क्या लिखेंगे कि सर इस काल के मृदभांडों को, लिखिए इस काल के मृदभांडों को, लिख लीजिए कि इस काल के जो मृदभांड है अच्छी तरह से पकाया गया और फिर रंगा गया। अच्छी तरह से पकाया गया और जब पकाया जाता तो फिर रंगा गया। पकाया गया और रंगा गया, दो चीजें कह सकते हैं। मौर्य काल में क्या लिखेंगे बेटा? मौर्य काल, मौर्य काल में क्या लिखेंगे कि सर मेगस्थनीज ने चित्रकला का उल्लेख तो किया है। लिखिए मेगस्थनीज ने चित्रकला का उल्लेख तो किया है, उल्लेख तो किया है। लिखिए मेगस्थनीज ने चित्रकला का उल्लेख तो किया है किंतु साक्ष्य नहीं मिले हैं। किंतु साक्ष्य नहीं मिले हैं। किंतु बेटा साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि साक्ष्य बेटा नहीं मिले हैं। ठीक है, कि साक्ष्य बेटा नहीं मिले हैं। तो जितने भी पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं बेटा काफी इंपॉर्टेंट है और ये चीजें आप सभी को याद रखना है। अगर हम मौर्योत्तर काल के बारे में बात करें, मौर्यों के बाद मौर्योत्तर काल के बारे में, तो मौर्योत्तर काल में क्या लिख सकते हैं बेटा? मौर्योत्तर काल में कि सर इस काल में गुफाओं की दीवारों पर सीधे बनाए गए। लिखिए इस काल में, इस काल में लिख लो, मौर्योत्तर काल में लिखोगे
कि इस काल में गुफाओं के दीवारों पर सीधे बनाई गई, गुफाओं की दीवारों पर सीधे बनाई गई, सीधे बनाई गई क्या? प्रागैतिहासिक पेंटिंग के विपरीत लिखिए, प्रागैतिहासिक पेंटिंग के विपरीत, प्रागैतिहासिक बेटा पेंटिंग के विपरीत चट्टानों को काटकर बनाई गई, काटकर बनाई गई, चट्टानों को बेटा काटकर बनाई गई। गुफाओं की सतह पर की गई चित्रकारी थी, बनाई गई गुफाओं की सतह पर की गई चित्रकारी थी। एग्जाम्पल लिखिए, अजंता के भित्ति चित्र लिखिए, अजंता के भित्ति चित्र, अजंता के बेटा भित्ति चित्र। दूसरा लिखिए, चूंकि चित्र निर्माण में फ्रेस्को तकनीक का उपयोग किया गया था, जो चित्र निर्माण किया गया था बेटा अभी बताएंगे फ्रेस्को तकनीक, चित्र निर्माण में फ्रेस्को तकनीक का उपयोग, तकनीक का उपयोग, फ्रेस्को तकनीक का बेटा उपयोग किया गया था। ठीक है, यानी पेंटिंग सीधे दीवार पर नहीं की गई, लिखे यानी अर्थात चित्र अर्थात पेंटिंग सीधे दीवार पर नहीं की गई, पेंटिंग सीधे दीवार पर बेटा नहीं की गई, बल्कि उसके लिए सतह तैयार की गई, बल्कि उसके लिए सतह तैयार की गई, तैयार की गई, उसके लिए बेटा सतह तैयार की, तो ये लिख सकते हैं मरणोत्तर काल पर। अब हम बात करते हैं थोड़ा, मैंने कहा कि जो फ्रेस्को तकनीक है, इस तकनीक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि फ्रेस्को तकनीक है क्या। देखो बेटा, फ्रेस्को जो तकनीक हमने अभी कहा कि सर फ्रेस्को तकनीक, अब हम जान लें कि ये फ्रेस्को तकनीक क्या है ये, तो सर फ्रेस्को तकनीक जान लो, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बून, एक होता है सेको। एक को कहते हैं बून और दूसरे को कहते हैं बेटा सेको। बून का मतलब क्या, इसे टू फेस्टो के रूप में भी जाना जाता है, इसे टू फेस्टो के रूप में जाना जाता है। जाना जाता है जिसमें रंगों को नम सतह के प्लास्टर के साथ, लिखिए, जिसमें रंगों को नम सतह के प्लास्टर के साथ, सतह के बेटा प्लास्टर के साथ जोड़ा जाता है, यह अधिक टिकाऊ है, जोड़ा जाता है, यह अधिक टिकाऊ है, टिकाऊ। दूसरा लिखो सेको, यह पेंटिंग सूखी सतह पर की जाती है, पेंटिंग सूखी सतह पर की जाती है, सतह पर बेटा की जाती है, यह कम टिकाऊ होती है, यह कम टिकाऊ, कम टिकाऊ होती है, और रंग कम प्रभावशाली होते हैं, लिखिए, और रंग कम प्रभावशाली होते हैं।
प्रभावशाली होते हैं। तो ये फ्रेस्को तकनीक के बारे में भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, कि फ्रेस्को तकनीक क्या होता है, ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड हम लोग कर सकते हैं। लिखिए गुप्त काल के बारे में, इसी में हम लिखवाते हैं जो सबके बारे में हमने चढ़ा, मौर्य मौर्योत्तर के बारे में हमने चर्चा जब किया था, तो उसी के बाद हम लोग गुप्त के बारे में तो लिख ले गुप्त काल में क्या हुआ। गुप्त काल में अगर देखा जाए बेटा, जो गुप्त काल था, तो इसमें अजंता यानी कि बाघ लिख लीजिए। अजंता का मतलब क्या हुआ, अजंता का मतलब बाघ हो गया। लिखिए अजंता, अजंता यानी कि बाघ, कहां पर, महाराष्ट्र। भाई यही लिख सकते हैं ना, अजंता महाराष्ट्र लिख लीजिए ऐसे, पहले अजंता लिखिए महाराष्ट्र, और बाघ, ठीक है बेटा। गुफाओं, जो बाघ गुफा कहां है बेटा, मध्य प्रदेश में। यानी कि ये दो जगहों पर अगर हम देखें बेटा, से खोजी गई पेंटिंग गुप्त काल में से, लिख लो खोजी गई पेंटिंग, खोजी गई पेंटिंग, खोजी गई पेंटिंग पहला। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा कि अजंता और बाघ गुफाओं से बेटा खोजी गई पेंटिंग। वारामिहिर के अनुसार लिख लीजिए, वारामिहिर के अनुसार, वारामिहिर के अनुसार क्या बोल सकते हैं बेटा, कि वारामिहिर के अनुसार व्रज लेप और यम लेप का उपयोग, व्रज लेप और यम लेप का उपयोग, व्रज लेप और यम लेप का बेटा उपयोग जो है चित्रकारों द्वारा चित्रकला की सतह तैयार करने के लिए किया जाता था। चित्रकारों द्वारा, चित्रकारों द्वारा चित्रकला की सतह तैयार करने के लिए, सतह तैयार करने के लिए किया जाता था, तैयार करने के लिए बेटा किया जाता था। तो ये भी आप इसको जानिए कि ये भी चीजें आपको गुप्त काल में जानने हैं। अगला लिखिए गुप्त के बाद बेटा गुप्तोत्तर काल, गुप्त के बाद लिखिए गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल के बारे में क्या लिखेंगे, कि बादामी, इसके साथ साथ बेटा कईयों का नाम लिख सकते हैं, जैसे बादामी है, सिंतोन वासल है, लिखिए बादामी, सिंतोन वासल है, जितना नाम दे रहा हूं मैं, गुफाएं, जितना चाहे बादामी है, सिंतोन वासल की गुफाएं, एलोरा गुफाएं, अजंता गुफा, एलोरा, अजंता, ये जितनी मैं बता रहा हूं आप सभी को, जैसी चट्टानों को, जैसी चट्टानों को काटकर, चट्टानों को बेटा लिख लो काट कर, चट्टानों को बेटा काट कर बनाई गई गुफाओं पर, लिखिए बनाई गई गुफाओं पर चित्रकारी, बनाई गई गुफाओं पर चित्रकारी, गुफाओं पर बेटा चित्रकारी। अजंता में गुफा संख्या 1 में एक पेंटिंग है, लिखिए अजंता में गुफा संख्या 1 में एक पेंटिंग है, गुफा संख्या 1 में बेटा एक पेंटिंग है, जिसे, जिसमें चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को, जिसमें चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को, चालुक्य राजा बेटा पुलकेशिन द्वितीय को फारसी राजा खुसरो द्वितीय, फारसी राजा खुसरो द्वितीय, फारसी राजा बेटा खुसरो द्वितीय के राजपूत का स्वागत, के राजपूत का स्वागत, राजपूत का बेटा स्वागत करते दिखाया गया है।
करते दिखाया गया। तो ये गुप्तोत्तर काल में बेटा ये सारी चीजें आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं गुप्तोत्तर काल में। तो गुप्तोत्तर काल में जो है इसकी सारी विशेषताओं को आप लोग लिख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें बेटा और भी चित्रकला, जैसे प्रमुख राख कट गुफा चित्रकारी स्थल के बारे में बात करें, प्रमुख राख कट गुफा चित्रकारी स्थल के बारे में अगर हम बात करें बेटा कि प्रमुख राक कट गुफा चित्रकारी स्थल के बारे में, तो हम धीरे धीरे सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। स्थल चित्रकारी के बारे में अगर हम बात करें बेटा, जो मेन मेन चीजें हैं कि आखिर क्या है इसमें, क्या क्या चीजें हमको जाननी है, तो अगर आप देखें ध्यान से चीजों को, ठीक है, ध्यान से चीजों को अगर हम देखें, ठीक है, जो मेन मेन चीजें हैं कि भाई विषय वस्तु क्या है, विशेषताएं क्या है, तो इसकी जो विषय वस्तु अगर आप देखेंगे, इसकी जो विषय वस्तु है बेटा, जैसे धार्मिक मतलब बुद्ध के जीवन से दृश्य की बात करें, जातक की बात करें, बोधिसत्व की बात करें, तो ये जितने भी पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट ये रहेंगे, ठीक है। तो ये भी सब जितने भी पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट ये रहेंगे। तो लिख सकते हैं कि प्रमुख राग कट गुफा चित्रकारी स्थल, जैसे हम बात कर सकते हैं, जैसे लिखे विषय वस्तु, विषय वस्तु धार्मिक लिखिए, विषय वस्तु में लिखिए बेटा धार्मिक। धार्मिक का मतलब यहां पे क्या होगा, यानी कि बुद्ध के जीवन से दृश्य लिखिए, बुद्ध के जीवन से दृश्य, जातक बोधिसत्व, जातक बोधिसत्व, बोधिसत्व। गैर धार्मिक में लिख लीजिए, जो गैर धार्मिक है, गैर धार्मिक में लिख सकते हैं बेटा तपस्वी जीवन, तपस्वी जीवन, श्रमिक महिलाएं शासक आदि लिखिए, श्रमिक महिलाएं शासक आदि, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, ये सारी चीजें भी इसमें आपको इंक्लूड बेटा करना होगा। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल दे, जैसे बाघ की गुफाएं। अब बाघ की गुफाएं कहाँ है, तो सर बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में है, लिख सकते हैं। बाघ की गुफाएं क्या है, मध्य प्रदेश में है, और इसका कैनवास लाल भूले भूरे जो है बनाया गया था बाघ की गुफाएं का, तो ये कह सकते हैं मध्य प्रदेश में है। दूसरा बादामी की गुफाएं, बादामी की गुफाएं, तो बादामी की गुफाएं कहां पर है बेटा, जो बादामी की गुफाएं हैं वो कर्नाटक में है। कहां पर है बेटा, कर्नाटक में है। और ये बादामी की गुफाएं जो कर्नाटक में है बेटा, इनको चालुक्य राजा मंगलेश के काल में चित्र किया गया था। लिखिए चालुक्य राजा मंगलेश, चालुक्य राजा लिख लीजिए, मंगलेश के काल में, चालुक्य राजा बेटा मंगलेश के काल में चित्रित किया गया था। लिखिए चित्रित किया गया था, चालुक्य राजा बेटा मंगलेश के काल में इसे चित्रित किया गया था। अच्छा, इसका विषय अगर कोई पूछे बादामी का, तो क्या बताएंगे विषय, सर मुख्य रूप से ब्राह्मण। विषय अगर कोई पूछे तो मुख्य रूप से ब्राह्मण, मुख्य रूप से ब्राह्मण। विषय लिख लीजिए बेटा कि मुख्य रूप से ब्राह्मण, विशेषकर शैव। लिखे विशेषकर शैव, विशेषकर बेटा शैव। कल्याण सुंदरी का चित्रण, लिखिए कल्याण सुंदरी का चित्रण, कल्याण सुंदरी का चित्रण एक गुफा में की गई, एक गुफा में, एक गुफा में बेटा की गई। पेंटिंग में महल के दृश्य दर्शाए गए हैं। लिखिए पेंटिंग में महल के दृश्य
दर्शाए गए हैं, दर्शाए गए। पेंटिंग में जो महल के दृश्य है बेटा वो दर्शाए गए, तो ये भी इसमें कह सकते हैं। इसके बाद लिखा सिंतन वासल गुफा, तीसरा सिंतन वासल, सिंतन वासल गुफा के बारे में बात करें बेटा, ये गुफा कहां पर है? ये गुफा बेटा तमिलनाडु में है। सिंतन वासल गुफा कहाँ है बेटा? तो लिखिए सिंतन वासल जो गुफा है वो आपका कहां पर है? तमिलनाडु में। तो सिंतन वासल गुफा है बेटा, वो आपका है तमिलनाडु में। ये सिंतन वासल जो गांव है, लिखिए जो तमिलनाडु में है, सिंतल वासन गांव, जिला तमिलनाडु, लिख लो जिला तमिलनाडु, लिख सकते हैं। विषय वस्तु बेटा धार्मिक है, मुख्यतः जैन। विषय वस्तु लिख लो धार्मिक है, मुख्यतः जैन, मुख्यतः बेटा लिख लो जैन। विषय वस्तु बेटा इसकी धार्मिक है, मुख्यतः लिख लीजिए जैन, कोई दिक्कत नहीं है। अन्य लिख लीजिए, अन्य में अप्सरा, अन्य में लिख लीजिए बेटा कि अप्सरा, नृत्य दृश्य लिख लीजिए, अप्सरा नृत्य दृश्य। तो ये भी पॉइंट आप इसमें इंक्लूड आप लोग कर सकते हैं। चित्र जो है मंदिरों की छतों, लिखिए चित्र जो है मंदिरों की छतों, मंदिरों की छतों, चित्र जो है बेटा वो मंदिरों की छतों, बारामदों और कोष्ठकों पर दिखाई देते हैं। बारामदों और कोष्ठकों पर दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं, कोष्ठकों पर बेटा दिखाई देते हैं। बारामदे के स्तंभों पर नाचते हुए, बारामदे के स्तंभों पर नाचते हुए, बरामदे के स्तंभों पर नाचते हुए मतलब खंभों पर, लिखिए ऐसे खंभों पर, ख है ये, ख है ये, खंभों है बेटा, खंभों पर नाचते हुए, बरामदे के बेटा खंभों पर नाचते हुए दिव्य आकृतियां बनी हैं, लिखिए दिव्य आकृतियां बनी है। तो ये भी पॉइंट सब लिखना है कि बरामदे के खंभों जो है दिव्य आकृतियां बनी है, ये सब पॉइंट लिखना है। अगला लिखिए तिरुमालापुरम गुफाएं, अगला लिखिए तिरुमालापुरम गुफाएं, तिरुमालापुरम गुफाएं, तिरुमालापुरम गुफाओं के बारे में लिख लीजिए बेटा। तिरुमालापुरम जो गुफाएं हैं वो तमिलनाडु में है। कहां पर है बेटा? पहले तो ये याद रखो तमिलनाडु में। और मैंने कहा कि इसे पांडे राजाओं के काल में उत्कीर्ण किया गया, इसे पांडे राजाओं के काल में उत्कीर्ण किया गया, पांडे राजाओं के काल में बेटा उत्कीर्ण किया गया। चित्रकला के विषय फूल पक्षी आदि हैं, लिखिए चित्रकला के विषय फूल पक्षी आदि हैं। चित्रकला के जो विषय हैं वो फूल पक्षी आदि है, ये भी इसमें कहा जा सकता है कि जो चित्रकला के विषय है वो फूल पक्षी आदि भी है, ये भी आपसे कहा जा सकता है। अजंता के बारे में तो खैर जानते हैं, अजंता गुफाओं कितनी बार बता चुका हूं अजंता गुफाओं के बारे में। अजंता गुफाएं, अजंता की जो गुफाएं है बेटा याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र में है। कहां है? महाराष्ट्र में, सब जानते हैं। और इन
चित्रों की रूपरेखा, चित्रों की जो रूपरेखा है, जो चित्रों की बेटा रूपरेखा है, लाल गेरुए रंग से बनाई गई थी। लाल गेरुए रंग से बनाई गई थी। लाल गेरुए रंग से बेटा बनाई गई थी, जिसमें भूरे, काले एवं गहरे, जिसमें भूरे, काले एवं गहरे, लिख लीजिए कि जिसमें भूरे, काले एवं गहरे लाल रंग की रूपरेखा है। लाल रंग की क्या है बेटा? रूप रेखा है। लाल रंग की बेटा क्या है? तो लाल रंग की रूप रेखा है। बहुत सी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, चूंकि हमने पढ़ाया भी है। अगला लिखिए, जो अजंता के बाद लिखिए भाजा गुफाएं। भाजा गुफाएं अगले पेज पे लिख लीजिए, भाजा गुफाएं। भाजा गुफाएं, जो भाजा गुफाएं हैं बेटा, ये बेसिकली कहां है? तो लिख लीजिए, ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित, लिखिए पुणे महाराष्ट्र में स्थित। ठीक है। मुख्यतः बौद्ध पेंटिंग्स है, बौद्ध पेंटिंग्स। तो ये भी कह सकते हैं। अगला देखिए, चिंता कुंटा गुफाएं। चिंता कुंटा गुफाएं। चिंता कुंटा गुफाओं के बारे में लिखिए कि कडप्पा जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है। कडप्पा जिला आंध्र प्रदेश में स्थित। कडप्पा जिला बेटा आंध्र प्रदेश में स्थित। भारत में सबसे बड़े शैल चित्रकला, भारत में सबसे बड़े शैल चित्रकला, भारत में बेटा सबसे बड़े शैल चित्रकला स्थल भीम के बेटका के बाद स्थल भीमबेटका के बाद यह दूसरा स्थान है। लिखिए, यह बेटा दूसरा स्थान है। यह दक्षिण भारत में, लिख लीजिए कि यह दक्षिण भारत में, लिख लीजिए कि यह दक्षिण भारत में खोजा जाने वाला पहला चित्रकला स्थल था। खोजा जाने वाला पहला चित्रकला स्थल, पहला चित्रकला स्थल। अब समझ में आ रहा है? दक्षिण भारत में खोजा जाने वाला पहला चित्रकला स्थल यह था। बाकी हमको और भी पढ़ने हैं, लेकिन जो मेन मेन थे हमने आपको बताए कि खोजा जाने वाला पहला चित्रकला था बेटा। ठीक है। और भी चीजें अगर हम बात करें, जो हमें जो जानना चाहिए, जो मेन मेन चीजें हमने इस पे जिक्र किया, और उन सभी को लेकर हम आगे बढ़ भी रहे हैं। जो अगर हम और भी जो है मध्यकालीन भारत में चित्रकला की बात करें, लिखिए जो मध्यकालीन भारत में चित्रकला, लिखिए मध्यकालीन भारत में चित्रकला। एलोरा की गुफाएं, लिखिए एलोरा की गुफाएं कह सकते हैं कि सर एलोरा की गुफाएं हैं। और एलोरा की गुफाएं कहां? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। दूसरा, 5 गुफाओं में चित्रकारी प्राप्त है।
5 गुफाओं में चित्रकारी प्राप्त। तीसरा, अधिकतर गुफा संख्या 16 तक सीमित। अधिकतर गुफा संख्या 16 तक सीमित। जो कैलाश मंदिर कहते हैं, कैलाश मंदिर, लिख सकते हैं कि बेटा चित्रकारी के लिए अत्यंत उत्तम गुणवत्ता के, चित्रकारी के लिए, कारी के लिए अत्यंत उत्तम गुणवत्ता के अत्यंत बेटा उत्तम गुणवत्ता के नीले रंगों का प्रयोग, नीले रंगों का प्रयोग, ये भी कर सकते हैं नीले रंगों का प्रयोग। दरबारी जीवन के उत्सव लिखे, दरबारी जीवन के उत्सव लिख लो भाई कि दरबारी जीवन के उत्सव, जुलूसों आदि के दृश्य दर्शाए गए हैं। आदि के दृश्य दर्शाए गए हैं। आदि के जो दृश्य है बेटा वो क्या किए गए, दर्शाए गए। तो ये भी बात अब इसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, तो एलोरा की गुफाएं में ये सब चीजें आपको जाननी है बेटा। उसके बाद लिखिए अलची स्मारक, पहले लिख लीजिए इसको, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। अलची स्मारक लिखिए, अलची स्मारक, अलची स्मारक। लिखिए लद्दाख में 11वीं से 13वीं शताब्दी का, लद्दाख में 11वीं से 13वीं शताब्दी का बौद्ध मठ, का बौद्ध मठ, बौद्ध मठ जिसने भित्ति चित्र है, जिसमें क्या है बेटा, भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र है, जिसमें भित्ति चित्र है। इन चित्रों से जुड़े देवता अगर कोई पूछे, इन चित्रों से जुड़े देवता कौन कौन देवता है बेटा, लिख लो। जैसे मंडल है, तारा है, महाकाल है। लिखिए मंडल है, तारा है, महाकाल है। मंडल है, तारा है, महाकाल है और कालचक्र है। लिख लीजिए कालचक्र भी है। ये सभी आपको इसमें लिखना है अलची स्मारक में। अगला लिखिए तंजौर, कौन सा बेटा, तंजौर चित्रकला, तंजौर चित्रकला। तंजौर चित्रकला में क्या लिखेंगे, ये तमिलनाडु में स्थित है। 11वीं शताब्दी ईसा में चित्रित, लिखिए 11वीं शताब्दी में चित्रित। स्थान पूछे तो बेटा तमिलनाडु। मुख्य रूप से चोल साम्राज्य के दौरान चित्रित, मुख्य रूप से चोल साम्राज्य के दौरान मुख्य रूप से बेटा चोल साम्राज्य के दौरान चित्रित, ये भी कर सकते हैं। राज राजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। लिखिए राज राजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, मंदिर बृहदेश्वर मंदिर, राज राजेश्वर मंदिर में शैव विषय वस्तु वाले, में शैव विषय
वस्तु वाले, शैव विषय वस्तु वाले भित्ति चित्र हैं। भित्ति क्या है बेटा? तो भित्ति चित्र है। ये भी कह सकते हैं ना कि भित्ति क्या है, तो भित्ति चित्र है। ठीक है, तो ये लिखिएगा तंदौर चित्रकला में। अगला लिखिए बेटा, जो लिखेंगे हम्पी। हम्पी कहां पर है? कर्नाटक में स्थित है। तो लिखिए हम्पी के बारे में। हम्पी के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये कहां पर है हम्पी? तो सर कर्नाटक में स्थित ये पेंटिंग, लिखिए कर्नाटक में स्थित यह पेंटिंग, कर्नाटक में बेटा स्थित यह पेंटिंग 16वीं शताब्दी ईसा में, लिखिए शताब्दी ईसा में विजयनगर साम्राज्य के दौरान बनाई गई थी। लिखिए विजयनगर साम्राज्य के दौरान बनाई गई थी। पहला हो गया हम्पी। चित्र की विषय वस्तु लिखिए चित्र की विषय वस्तु कैसी है भैया? सामान्यतः हिंदू देवता पर केंद्रित है। लिखिए सामान्यतः हिंदू देवता पर केंद्रित, हिंदू देवता पर बेटा केंद्रित। छवियों और वस्तुओं को सामान्य रूप से, लिखिए छवियों और वस्तुओं को सामान्य रूप से छवियों और वस्तुओं को बेटा सामान्य रूप से 2D में दिखाया गया है, 2 डायमेंशन में दिखाया गया, 2D में दिखाया गया है। और भी लिखिए कि विरूपाक्ष मंदिर में चित्रों को विभाजित किया गया है। लिखिए विरूपाक्ष मंदिर में चित्रों को, विरूपाक्ष मंदिर में बेटा चित्रों को क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। तो ये भी बात आप हम्पी से रिलेटेड, ये जो है ये क्वेश्चंस अगर पूछे तो हम्पी से रिलेटेड बेटा ये कह सकते हैं। अगला लिखिए लेपाक्षी। लेपाक्षी के बारे में अगर हम बात करें बेटा, लेपाक्षी, लिखिए लेपाक्षी क्या लिखेंगे? आंध्र प्रदेश में स्थित, लिखिए एपी में स्थित, आंध्र प्रदेश में स्थित। पहला तो ये हो गया कि आंध्र प्रदेश में स्थित है बेटा। 16वीं शताब्दी में विजयनगर शासकों द्वारा चित्रित कराया गया। 16वीं शताब्दी में विजयनगर शासकों द्वारा 16वीं शताब्दी में स्थित विजयनगर शासकों द्वारा क्या कराया गया था? चित्रित कराया गया, चित्रित कराया गया। और क्या लिखोगे बेटा? यहां भी विभाजित चित्र ही चित्रित किए गए हैं। यहां भी विभाजित चित्र ही चित्रित किए गए हैं, किए गए हैं। लेपाक्षी के बारे में जो हम कर रहे हैं, इन्हें हम्पी के साथ, लिखिए इन्हें हम्पी के साथ लिख लो भैया कि इन्हें हम्पी के साथ विजयनगर भित्ति चित्र के अंतर्गत, विजयनगर भित्ति चित्र के अंतर्गत विजयनगर बेटा भित्ति चित्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। शामिल किया गया है।
तो लेपाक्षी के बारे में ये सब आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि लेपाक्षी के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो कम से कम आप बताने की स्थिति में रहेंगे कि सर क्या ये लेपाक्षी का है। ठीक है, अगला लिखिए राजपूत भित्ति चित्र जो है, राजपूत भित्ति चित्र लिखिए, राजपूत भित्ति चित्र क्या है? तो इसे कह सकते हैं सर बूंदी, जयपुर, बीकानेर की दीवारों और महलों पर चित्रित है। लिखिए बूंदी में, जयपुर में, बीकानेर में, बूंदी हुआ, जयपुर हुआ बेटा, बीकानेर हुआ की दीवारों, की दीवारों और महलों पर चित्रित है। दीवारों और महलों पर चित्रित, महलों पर बेटा चित्रित है। विभाजित भित्ति चित्र है। लिखिए विभाजित भित्ति चित्र है, विभाजित भित्ति चित्र है। और लिखिए विषय वस्तु क्या है इनकी? धार्मिक है। लिखिए विषय वस्तु, लिखिए धार्मिक है। विषय वस्तु क्या है इनकी? धार्मिक है, यानी कि हिंदू देवताओं और पौराणिक कथाओं। लिखिए हिंदू देवताओं और पौराणिक कथाओं, हिंदू देवताओं और पौराणिक कथाओं। और लिख लीजिए इसके बारे में राजपूत भित्ति चित्र में कि गैर धार्मिक जैसे शाही कार्य, लिखे गैर धार्मिक जैसे शाही कार्य, लिख लीजिए कि गैर धार्मिक जैसे शाही कार्य, सुअर का शिकार, हाथियों की लड़ाई, ये सब काम करते थे। सुअर का शिकार, हाथियों की लड़ाई, ये सभी जो है बेटा इसमें इंक्लूड हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे बेटा लघु चित्र के बारे में। लिखिए लघु चित्र क्या होते हैं, जो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लघु चित्र। ठीक है, लघु चित्र क्या होते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को बेटा हम लोग एक एक करके सबके बारे में जो है थोड़ा थोड़ा हम लोग लिटिल बिट जानेंगे। ठीक है, तो लिखिए लघु चित्र। लिखिए लघु चित्र क्या होते हैं? लघु चित्र, लघु चित्र क्या होते हैं? छोटे चित्र को कहते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं और कहते हैं लिमलिंगस के नाम से जानता है। लिमलिंगस, लिमलिंगस के नाम से जाना जाता है, से जाना जाता है। आकार में छोटे होते हैं, लिंगनेस के नाम से जानता है बेटा, आकार में छोटे होते हैं। और इन चित्रों के लिए ताड़ के पत्रों, ताड़ के पत्तों यानी कि प्रारंभिक मध्य युगीन, लिखिए ताड़ के पत्रों, ताड़ के लिख लो बेटा पत्तों। ताड़ के पत्तों का मतलब क्या है? प्रारंभिक मध्ययुगीन। लिखिए प्रारंभिक मध्ययुगीन, प्रारंभिक बेटा मध्ययुगीन। और कागज यानी कि बाद के मध्ययुगीन, और कागज बाद के मध्ययुगीन। बाद के बेटा मध्ययुगीन का उपयोग किया गया था, का उपयोग किया, उपयोग किया क्या था, तो ये भी कह सकते हैं। कागज का जो उपयोग है दिल्ली सल्तनत के दौरान, लिखिए जो कागज है तो कागज का उपयोग लिख लीजिए दिल्ली सल्तनत के दौरान, कागज का जो उपयोग है वो दिल्ली सल्तनत के दौरान 13वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था।
13वीं शताब्दी में बेटा प्रारंभ हुआ था। तो ये भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं कि बेटा 13वीं शताब्दी में ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसी में हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कह सकते हैं बेटा कि पेंटिंग जल रंगों द्वारा, लिखिए लिखिए, पेंटिंग जल रंगों द्वारा बंधन पानी, पेंटिंग जल रंगों द्वारा तथा गौंचे पेंट द्वारा बनाए गए थे। गौंचे पेंट बनाए गए थे। ठीक है, गौंचे पेंट बनाए गए थे। अगला देखिए पाल लघु चित्र, लिखिए पाल लघु चित्र, पाल लघु, पाल लघु चित्र के बारे में क्या लिख सकते हैं बेटा? 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान, लिखिए 11वीं 12वीं शताब्दी के दौरान बंगाल और बिहार क्षेत्र में, लिखिए बंगाल और बिहार क्षेत्र में पाल वंश के शासन के अंतर्गत विकसित हुए। लिखिए पाल वंश के शासन के अंतर्गत विकसित हुए। विकसित हुए, पाल वंश के बेटा शासन के अंतर्गत क्या हुए? विकसित हुए। यह बौद्ध कला का एक महत्वपूर्ण चरण था। लिखिए लिखिए, यह बौद्ध कला का एक महत्वपूर्ण चरण था। बौद्ध कला का बेटा एक महत्वपूर्ण क्या था? तो बौद्ध कला का बेटा एक महत्वपूर्ण चरण था। इनको लिख लो बेटा, जो इनको मूल रूप से लिखो, इनको कहा जाए तो मूल रूप से, तो बौद्ध कला का एक महत्वपूर्ण चरण था। इनको मूल रूप से पांडुलिपि चित्रकला के रूप में दर्शाया गया था। लिखिए पांडुलिपि, पांडुलिपि चित्रकला के रूप में दर्शाया गया था। पांडुलिपि बेटा चित्रकला के रूप में बेटा इनको दर्शाया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट तो बेटा ये है इसमें कि इस शैली के प्रमुख चित्रकार चिम्मन और विटपाल थे। प्रमुख चित्रकार अगर पूछे, प्रमुख चित्रकार, तो कह सकते हैं सर कि जो प्रमुख जो चित्रकार थे उनका नाम है विटपाल थे। लिखिए विटपाल, विटपाल। ठीक है, तो पाल लघु चित्र के बारे में बेटा आप इसमें लिख सकते हो। पाल लघु के बारे में आप इसमें लिख सकते हो। अगर हम राजपूत की चित्रकला के बारे में बात करें या राजस्थानी के बारे में बात करें, तो अगला जो हमारा हेडिंग होगा, तो अगला हमारा हेडिंग है वो है राजपूत या राजस्थानी चित्रकला। लिखिए राजपूत राजस्थानी चित्रकला। राजपूत या राजस्थानी चित्रकला में क्या लिखेंगे? लिखिए इन्हें राजपूत शासकों का संरक्षण प्राप्त था। लिखिए राजपूत शासकों का संरक्षण प्राप्त, और ये 15वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान फले फूले। 15वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान फले फूले। इसमें खड़े पेपर फॉर्मेट के चित्र बनाए गए थे। इसमें खड़े पेपर
फॉर्मेट के चित्र बनाए गए थे। खड़े पेपर फॉर्मेट के जो चित्र है बेटा वो बनाए गए थे, ये भी इसमें कहा गया है। ठीक है, राजपूत या राजस्थानी चित्र में। अगर इनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करें बेटा कि क्या क्या मेन मेन विशेषताएं हैं, तो लिखिए विशेषताएं। पहला पहला विशेषता लिखिए, प्रकृति का सजीव रूप से चित्रण। प्रकृति का सजीव रूप से चित्रण, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नारी के सुंदर रूप। लिखिए नारी के सुंदर रूप की भी बात की गई। तीसरा लिखिए, वृक्षों, फूलों, नदियों, तालाबों, वर्षा आदि का चित्रण। वृक्षों, फूलों, नदियों, तालाबों आदि का चित्रण। प्रेम और रोमांस का चित्रण। लिखिए प्रेम और रोमांस का चित्रण। प्रेम और रोमांस का चित्रण। प्रेम और रोमांस का बेटा चित्रण। प्रकाशमान पुस्तक, ये भी लिख लीजिए, प्रकाशमान पुस्तक। प्रकाशमान लिख लो भैया, प्रकाशमान पुस्तक ये भी लिख लीजिए। ये इसकी विशेषताएं हैं। धार्मिक विषय वस्तु लिख लीजिए, धार्मिक विषय वस्तु। छठवां पॉइंट लिखिए, धार्मिक विषय वस्तु। धार्मिक विषय वस्तु। अब ये धार्मिक विषय वस्तु क्या है भाई? तो ये कह सकते हैं सर कि मुख्यतः कृष्ण भक्ति, बांसुरी बजाते कृष्ण, मुख्यतः कृष्ण, लिखिए मुख्यतः कृष्ण भक्ति, बांसुरी बजाते कृष्ण, बांसुरी बजाते कृष्ण। बात समझ में आया? कृष्ण भक्ति, बांसुरी बजाते कृष्ण, और कुछ अन्य धर्मनिरपेक्ष विषयों को, और कुछ अन्य धर्म निरपेक्ष विषयों को, धर्मनिरपेक्ष बेटा विषयों को चित्रित किया गया था। लिखिए चित्रित किया गया था, चित्रित किया गया था। तो ये भी पॉइंट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें बेटा क्या किया गया था? चित्रित किया गया था। यह गंगा जमुनी संस्कृति का प्रमुख उदाहरण था। लिखिए यह गंगा यमुनी संस्कृति का प्रसिद्ध उदाहरण है। प्रसिद्ध उदाहरण, प्रसिद्ध बेटा क्या है? प्रसिद्ध उदाहरण था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बेटा अपने पेपर में, जब भी पेपर में आए तो वो लिखना है। उसके बाद लिखिए मेवाड़ शैली। लिखिए मेवाड़ शैली के बारे में लिखिए, मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली। ठीक है, मेवाड़ शैली के बारे में क्या लिखेंगे कि सर 17वीं शताब्दी के दौरान फली फूली, 17वीं शताब्दी के दौरान फली फूली फूली। इसके प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन थे। साहिबदीन थे। साहिबदीन ने इस शैली में
इस शैली में क्या किया था? कह सकते हैं राग माला रामायण, राग माला लिख लीजिए, राग माला रामायण, भागवत पुराण, जैसी विभिन्न साहित्य कृतियों का चित्रण किया। जैसी विभिन्न साहित्य कृतियों कृतियों का चित्रण किया। बात समझ में आया? कृतियों का क्या किया बेटा? इन्होंने चित्रण किया। इसकी महत्वपूर्ण जो विशेषता यह है कि तमाशा पेंटिंग है। लिखिए, महत्वपूर्ण विशेषता तमाशा पेंटिंग। विशेषता तमाशा पेंटिंग, तमाशा पेंटिंग। महत्वपूर्ण विशेषता बेटा इसकी यही है कि यह तमाशा पेंटिंग है, महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसमें अदालत के दृश्य और औपचारिक दृश्य दिखाए गए हैं। तमाशा पेंटिंग, अदालत के दृश्य और औपचारिक दृश्य दिखाए गए हैं। इसे कहते हैं बेटा मेवाड़ शैली। ठीक है, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? मेवाड़ शैली कहते हैं। मेवाड़ चित्रकला की उप शैलियां लिखिए। मेवाड़ चित्रकला की उप शैलियां नाथ द्वारा, नाथ द्वारा एक हो गई, देवगढ़ हो गई, शाहपुरा हो गई, देवगढ़ शाहपुरा चित्रकला शैलियां हैं। ठीक है, तो ये भी आप सभी को याद रखना है। अगला जो हम हेडिंग देंगे इसमें, वो लिखेंगे बेटा मारवाड़ शैली के बारे में। लिखिए मारवाड़ शैली, मारवाड़ शैली लिखिए, मारवाड़ शैली के बारे में। मारवाड़ शैली यह जोधपुर और बीकानेर, बीकानेर यानी कि राठौड़ शासन, राठौड़ बेटा शासन, और जैसलमेर भाटी शासन, जैसलमेर बेटा भाटी शासन के क्षेत्रों में फली फूली, फली फूली। इसमें मुगल और राजपूत दोनों शैलियों के तत्व थे। इसमें लिखिए मुगल और राजपूत दोनों शैलियों के तत्व, दोनों शैलियों के तत्व, मुगल और राजपूत दोनों शैलियों के बेटा इसमें क्या थे? इसमें तत्व थे। चित्रों में रैखिक लय थी। लिखिए चित्रों में क्या थी बेटा? लिख लो, चित्रों में रैखिक लय थी।
चित्रों में बेटा रैखिक लय थी और चमकीले रंगों का उपयोग किया गया था। और चमकीले रंगों का उपयोग किया गया था। रंगों का बेटा उपयोग किया गया था। तो ये भी कह सकते हैं कि सर चमकीले रंगों का उपयोग किया गया था। तो इसकी उप शैलियां थी किशनगढ़ तथा बुदी। लिखिए, दो उप शैलियां, उप शैलियां किशनगढ़ तथा बुदी। किशनगढ़ और तो ये आप इसमें मारवाड़ शैली में बेटा ये सब चीजें आप कह सकते हैं कि दो इसकी बेटा उप शैलियां थी, किशनगढ़ थी और बुदी शैली थी। ठीक है, अगला हम बात करेंगे बेटे चूंकि आमेर जयपुर शैली। देखिए, आमेर जयपुर शैली, आमेर जयपुर शैली। आमेर जयपुर शैली की बात अगर हम करें तो कह सकते हैं बेटा कि इस शैली को ढूंढार शैली के नाम से जाता है। ढूंढार शैली, ढूंढार शैली। दूसरा, मुगलों से निकटता से जुड़े होने के कारण। लिखिए, मुगलों से निकटता से जुड़े होने के, मुगलों से बेटा निकटता से जुड़े होने के कारण इन चित्रों में पुरुषों को मुगल शैली की, इन चित्रों में पुरुषों को मुगल शैली की, मुगल शैली की टोपी पहने हुए दिखाया गया है। टोपी, कैट, पहने हुए दिखाया, टोपी पहने हुए बेटा इसको दिखाया गया। ये पेंटिंग जो है आमेर महल की दीवारों पर देखी जा सकती है। लिखिए, ये पेंटिंग आमेर महल की दीवारों पर देखी जा सकती है। आमेर महल की दीवारों पर बेटा ये पेंटिंग जो है वो देखी जा सकती है। सवाई प्रताप सिंह के शासन काल में। लिखिए, सवाई प्रताप सिंह के शासन काल में शासन काल में यह शैली अपने चरम पर पहुंच गई थी। लिखिए, यह शैली अपने चरम पर पहुंच गई थी, अपने चरम पर पहुंच गई थी, अपने चरम पर बेटा यह शैली पहुंच गई थी। इसका नाम है आमेर जयपुर शैली। तो यह शैली बेटा अपने चरम पर क्या हो गई थी, यह शैली अपने चरम पर पहुंच गई थी। बात समझ में आया कि यह शैली बेटा अपने चरम पर जो है वो पहुंच गई थी, इसके बारे में भी हमको लिखना है। ठीक है, लिखिए मुगल चित्रकला के बारे में। लिखिए, मुगल चित्रकला, मुगल चित्रकला। मुगल चित्रकला की बात की जाए तो इस कला की चित्रकला विदेशी और फारसी तत्वों के मिश्रण को दर्शाती है। विदेशी और फारसी तत्वों के मिश्रण को दर्शाती है, मिश्रण को दर्शाती है। मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष काल में, मुगल लिख लीजिए,
चित्रकला के चरमोत्कर्ष काल में, मुगल चित्रकला के बेटा चरमोत्कर्ष काल में सांस्कृतिक और सौंदर्य शास्त्र से जुड़े सांस्कृतिक और सौंदर्य शास्त्र से जुड़े इस्लामी, हिंदू, यूरोपीय दृश्यों का, इस्लामी, हिंदू, यूरोपीय दृश्यों का अत्यधिक परिष्कृत मिश्रण प्रस्तुत किया गया। देखिए, अत्यधिक परिष्कृत मिश्रण प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो ये भी आप मुगल चित्रकला में बेटा ये सब भी बात आप कह सकते हैं। ठीक है, मुगल चित्रकला में अगर हम बात करें बेटा बाबर के बारे में, लिखिए बाबर। बाबर कौन? भाई बाबर बाबर है। तो बाबर में लिखेंगे बेटा कि अलवर पांडुलिपि के अनुसार, लिखिए अलवर पांडुलिपि के अनुसार, पांडु लिपि के अनुसार, अलवर पांडुलिपि के अनुसार लिख लीजिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा विशेषकर, लिखिए बाबर ने आत्मकथा विशेषकर क्या किया भैया? प्रकृति के चित्र बनाने के लिए कई चित्रकारों को नियुक्त किया। प्रकृति के चित्र बनाने के लिए कई चित्रकारों को नियुक्त किया। कई चित्रकारों को बेटा नियुक्त किया। बात समझ में आया? बाबर गहन प्रकृति प्रेमी था। लिख सकते हैं कि बाबर जो था प्रकृति प्रेमी था बेटा, प्रकृति प्रेमी। अब समझिए कि बाबर का क्या लगाव था। उसके बाद आता है बेटा उसका हुमायूं, उसका बेटा हुमायूं। लिखिए हुमायूं के बारे में। हुमायूं के बारे में अगर लिखेंगे तो जानेंगे कि फारस से लौटने के दौरान वह दो चित्रकारों, लिखिए हुमायूं जो था फारस से लौटने के बाद दो चित्रकारों, क्या नाम है भैया दो चित्रकारों का? एक का नाम है अब्दुल समद, अब्दुल समद, अब्दुल स पूरा स मद, अब्दुल समद, और उनके बेटे मीर सैयद अली को लेकर आया। अब्दुल समद और इनका बेटा क्या था? मीर समद अय्यर, मीर समद अय्यर को लेकर आया। ठीक है, अतः चित्रकला पर ईरानी प्रभाव ज्यादा था इस समय। चित्रकला पर ईरानी प्रभाव, कला पर ईरानी प्रभाव, चित्रकला पर बेटा ईरानी प्रभाव था। इस काल में पांडुलिपि चित्रण पर ध्यान केंद्रित किया गया। लिखिए पांडुलिपि चित्रण पर ध्यान, पांडुलिपि चित्रण पर ध्यान, पांडुलिपि चित्रण पर ध्यान केंद्रित किया गया, यह भी लिख सकते हैं। उसने मीर सैयद अली को अकबर का शिक्षक नियुक्त किया गया। लिखिए हुमायूं ने मीर सैयद अली को
अकबर का शिक्षक नियुक्त। हुमायूं का बेटा अकबर था शिक्षक नियुक्त। ठीक है बेटा। तो ये हुमायूं के बारे में भी जो आप सभी को लिखना है, अगर आपसे पूछा जाए तो कम से कम बताने की स्थिति में रहें। अब आता है इसका बेटा, जो जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में जिसका नाम षोडक्षरों में अंकित है उसका नाम है बेटा, और कोई नाम नहीं, उसका नाम है बेटा अकबर। तो हम पढ़ेंगे बेटा अकबर के बारे में। तो अकबर के बारे में हम लिखेंगे, लिखिए अकबर। अकबर के बारे में आप जानते हैं कि चूंकि हुमायूं का बेटा था, बाबर का नाती था, ठीक है, ग्रैंडसन। लिखिए, जो हमने कहा कि बाबर के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, अब पढ़ेंगे बेटा अकबर के बारे में। हुमायूं के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़िए अकबर के बारे में। अकबर, अकबर के बारे में क्या पढ़ेंगे, आप जानते भी हैं अकबर के बारे में। अकबर ने चित्रकला के लिए एक पृथक विभाग निकाला जिसका नाम है तस्वीर खाना की स्थापना। पृथक विभाग, क्या नाम था? तस्वीर खाना। इज दैट क्लियर? और इसे सीरी कलम की उपाधि दी। और इसे जो तस्वीर खाना विभाग है, ये क्या है बेटा? विभाग है। किसके अंतर्गत लाया? किसको अपॉइंट किया? अपॉइंट किसको किया बेटा? अंतर्गत ये अपॉइंट पूछे तो सर कहते हैं ख्वाजा अब्दुल समद को। ख्वाजा अब्दुल समद को, ख्वाजा अब्दुल समद को कौन सी उपाधि दिया बेटा? सीरी कलम की उपाधि। सीरी कलम की उपाधि। सीरी कलम की उपाधि। उसने पेट्रोट पेंटिंग का प्रचलन प्रारंभ किया। पेट्रोट पेंटिंग का प्रचलन, पेट्रोट पेंटिंग का प्रचलन। पेट्रोट बेटा पेंटिंग का प्रचलन स्टार्ट किया। उसे सचित्र वर्णनों के साथ साथ, लिखिए, सचित्र वर्णन भी किया। लिख लो ऐसे, सचित्र वर्णन भी किया। त्रिआयामी आकृति का प्रयोग इस काल की मुख्य विशेषता थी। त्रिआयामी 3D तकनीक का प्रयोग। 3D तकनीक का प्रयोग बेटा इंपॉर्टेंट था अकबर के समय। दीवार पेंटिंग का चलन प्रारंभ हुआ, जैसे फतेहपुर सीरी है, लिखिए दीवार पेंटिंग का, दीवार पेंटिंग का चलन प्रारंभ। दीवार पेंटिंग का चलन बेटा प्रारंभ, जैसे फतेहपुर सीकरी, मरियम पैलेस, फतेहपुर सीकरी, मरियम पैलेस। दसवंत अकबर के दरबार के महान चित्रकार थे। लिखिए, दसवंत अकबर के दरबार के महान चित्रकार थे। दसवंत। अगर इनकी विषय की बात की जाए बेटा कि विषय क्या थी, तो लिखिए राजनीतिक विषय। विषय लिखिए राजनीतिक विषय। विषय लिखना हो तो लिखिए राजनीतिक विषय। मौलिक दरबारी दृश्य। लिखिए मौलिक दरबारी दृश्य। दूसरा फारसी और इस्लामी विषय। फारसी और इस्लामी विषय। तीसरा धर्मनिरपेक्ष विषय।
तो ये भी सब आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष विषय भी आप इसमें कह सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा। चौथा लिखिए इसके बाद जहांगीर के समय क्या हुआ। अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर के समय लिखिए क्या हुआ। जहांगीर, जहांगीर के बारे में खैर सब लोग जानते भी हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता है। लिखिए 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 जहांगीर, सचित्र पांडुलिपियों का पतन हुआ। लिखिए सचित्र पांडुलिपियों का पतन। पतन, प्रकृतिवादी चित्रकला का उत्थान हुआ। लिखिए प्रकृतिवादी, उत्थान हुआ। मुख्य विषय लिखिए पक्षियों, जानवरों, वनस्पतियों आदि का चित्रण है। मुख्य विषय पक्षियों, जानवरों, मुख्य विषय लिखिए पक्षियों, जानवरों, वनस्पतियों आदि का चित्रण है। वनस्पतियों आदि का चित्रण है। लिख लीजिए उसने अकबर, लिखिए उसने अकबर क्या, तो लिख लीजिए उसने अकबर के शासन काल में इस्तेमाल की जाने वाली पेंटिंग के विषय को, अकबर के शासन काल में इस्तेमाल की जाने वाली पेंटिंग को क्या किया, के विषय को परिष्कृत किया, के विषय को परिष्कृत किया, विषय को परिष्कृत। तो बस ये जहांगीर के समय ये सारे जितने पॉइंट आपको बताया मैंने वो सब लिख लीजिएगा। मेन मेन जो चीजें हैं वो लिख लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। शाहजहां का साल लिख लीजिए, शाहजहां, शाहजहां के समय लिख सकते हैं पोर्ट्रेट पेंटिंग अपने चरम पर पहुंची। जो पोर्ट्रेट बनाया जाता है ना आजकल, पोर्ट्रेट पेंटिंग चरम पर पहुंची। लिखिए चरम पर, पहला पॉइंट ये लिख लीजिए पोर्ट्रेट पेंटिंग चरम पर। मीर हसन इस विद्या के महान चित्रकार थे। लिखिए मीर हसन इस विद्या के महान चित्रकार। मीर हसन बेटा इस विद्या के महान चित्रकार थे। गौरवशाली उपाधियों वाले शाही चित्र चित्रित किए गए। गौरवशाली उपाधियों वाले शाही चित्र, गौरवशाली उपाधियों वाले बेटा शाही चित्र चित्रित किए गए। शाही चित्र क्या किए गए बेटा, चित्रित किए गए। एग्जैक्ट क्लियर। चित्रों की सजीवता को कम कर, लिखिए चित्रों की सजीवता को कम कर, चित्रों की सजीवता को कम कर, चित्रों की सजीवता को बेटा कम कर कृत्रिम तत्वों पर जोर दिया गया। जोर दिया गया। चित्रकला में सोने और चांदी का प्रचुर प्रयोग। लिखिए
सोने और चांदी का बेटा प्रचुर प्रयोग इसी युग की विशेषता है। लिखिए, इसी युग की क्या है, विशेषता है। वैसे भी शाहजहां के काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, तो ये भी पॉइंट बेटा आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये जितना भी मैं आप सभी को बता रहा हूं, ये सब आपको याद रखना चाहिए। अगले देखिए, दक्कनी चित्रकला। दक्कनी चित्रकला, दक्कनी चित्रकला में अगर आप देखेंगे बेटा, तो चित्रकला की अत्यधिक परिष्कृत एवं विशिष्ट शैली, चित्रकला की अत्यधिक परिष्कृत और विशिष्ट शैली, विशिष्ट शैली जो 16वीं 17वीं शताब्दी में बहमनी साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों, जो 16वीं 17वीं शताब्दी के 17वीं शताब्दी के बहमनी साम्राज्य के उत्तराधिकारी, बहमनी साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों, बहमनी साम्राज्य के बेटा उत्तराधिकारी राज्यों बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर में विकसित हुई है। बीजापुर, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर में विकसित हुई है। अहमदनगर में बेटा विकसित हुई है। अत्यधिक सजावटी तत्व है, लिखिए, अत्यधिक बेटा सजावटी तत्व है। शाही अभिवृत्ति है, लिखिए, शाही अभिवृत्ति, ये सब भी इसमें इंक्लूड बेटा कर सकते हो। तो दक्कनी चित्रकला। अगला लिखिए, पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला क्या है, लिखिए, पहाड़ी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला क्या है भाई, 17वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान, लिखिए, 17वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, मंडी, कांगड़ा ऐसे लिख लो, कांगड़ा दो चार लिख लो, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, क्योंकि पहाड़ी है ना शिमला वाले क्षेत्र, बिलासपुर, जम्मू इत्यादि क्षेत्रों में, बिलासपुर, जम्मू आदि क्षेत्रों में जम्मू आदि क्षेत्रों में यह चित्रकला शैली विकसित हुई है। यह चित्रकला शैली विकसित, यह चित्रकला शैली बेटा विकसित हुई है। विषय वस्तु क्या है इसकी, प्रेम भक्ति, लिखिए भैया, प्रेम भक्ति। जब विषय वस्तु की बात आई तो प्रेम भक्ति, मुख्य रूप से कृष्ण भक्ति, मुख्य रूप से कृष्ण भक्ति, तो ये भी कह सकते हैं। पहाड़ी चित्रकला में दो चीजें हैं, तो इसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं।
ये सारी चीजें बेटा ये आपके पेपर में अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये सब चीजें भी आप सभी को याद रखना भी चाहिए। ठीक है, ये जितना भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बंगाल स्कूल ऑफ, अगर हम पूछे पेंटिंग पूछे तो लिखिए बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, स्कूल ऑफ पेंटिंग। बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग में लिख सकते हैं कि 1900 से लेके 1920 के दशक में, 1900 से लेके 1920 के दशक में लिखिए अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रवर्तित, प्रवर्तित अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बेटा प्रवर्तित राष्ट्रवादी स्कूल थी। स्वदेशी अवधारणा से प्रेरित था, लिखिए स्वदेशी अवधारणा से प्रेरित, भी कर सकते हैं कि सर स्वदेशी अवधारणा से प्रेरित था। इसने पश्चिमी प्रारूप एवं तकनीकों का खंडन किया, पश्चिमी प्रारूप तथा तकनीकों का खंडन किया, पश्चिमी प्रारूप तथा तकनीकों का बेटा इसने क्या किया, खंडन किया। अजंता बाघ राजपूत आदि की पेंटिंग से प्रेरणा ली, लिखिए अजंता बाघ राजपूत पेंटिंग से प्रेरणा लिया, पेंटिंग से क्या लिया, तो पेंटिंग से प्रेरणा लिया। तो ये भी इसमें इंक्लूड हम कर सकते हैं, क्या लिया, पेंटिंग से प्रेरणा लिया। वाटर कलर और वाश की तकनीक अपनाई गई, लिख लो, लिखना हो तो वाटर कलर का यूज किया गया, वाटर कलर, और वाश नहीं होता है, वाश तकनीक, वाश टेक्निक का यूज, तो ये भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि वाटर कलर और वाश तकनीक बेटा अपनाई गई, ये भी बेटा हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी जैसे आधुनिक प्रवृत्तियां हैं, जैसे बहुत सारे हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने या गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने, ये सब जितने भी नाम मैं लूं ये कमी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कई सारी चीजें हैं जो आप सभी जानते हैं कि इंपॉर्टेंट है, जैसे लोक चित्रकलाओं की अगर हम बात करें बेटा, इसके बाद अगर हम बात करें लोक चित्रकला, तो लोक चित्रकला में मेन मेन क्या लिखेंगे, लोक चित्रकला में, लोक चित्रकला में हम लिखेंगे जैसे थांग चित्रकार, थांग का चित्रकारी, वे थांग का चित्रकारी कहाँ होता है भैया, ये गौ है, तो सर ये लद्दाख में होता है, कांगड़ा में होता है, लिख लीजिए लद्दाख, कांगड़ा, कांगड़ा हिमाचल, और सिक्किम में, तीन चीजें ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे मधुबनी चित्रकला, मधुबनी पेंटिंग के बारे में जानते हैं, मधुबनी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला कहाँ होता है, मधुबनी चित्रकला बेटा, तो मधुबनी मिथिला पेंटिंग जिसके नाम से जाना जाता है, मधुबनी मिथिला पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, बिहार में मिथिला पेंटिंग्स कहते हैं इसको, जीआई टैग भी प्राप्त है, ये भी कह सकते हैं। तीसरा संथाल चित्रकारी लिख लीजिए, संथाल चित्रकारी, संथाल चित्रकारी में ये बंगाल और बिहार की सीमा के संथाल परगना में, बंगाल बिहार सीमा के संथाल परगना, ये भी कह सकते हैं संथाल परगना में
तो ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूं, जैसे पटुआ चित्रकारी लिख लीजिए, पटुआ चित्रकारी, पटुआ जो चित्रकारी होता है बेटा, ये एक पारंपरिक चित्रकारी है। लिखिए पारंपरिक चित्रकारी, पारंपरिक चित्रकारी, पारंपरिक चित्रकारी जो कपड़े के किसी भाग पर की जाती है, कपड़े के किसी भाग पर, ठीक है। पश्चिम बंगाल में प्रचलित है, लिखिए वेस्ट बंगाल में प्रचलित, वेस्ट बंगाल में प्रचलित। वनस्पति गोद, वनस्पति रंग, लिखिए वनस्पति गोद, वनस्पति रंग, वनस्पति गोद, वनस्पति रंग, बांस या बकरी के बाल से बने, बांस या बकरी के बाल से बने, बांस या बकरी के बाल से बने ब्रश का उपयोग, लिखिए ब्रश का उपयोग, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप इसमें इसमें लिख सकते हैं हम लोग। अगला लिखिए पिछवाई चित्रकारी, पिछवाई चित्रकारी लिखिए, पिछवाई चित्रकारी, पिछवाई चित्रकारी में क्या लिखेंगे बेटा, राजस्थान मुख्यतः नाथ द्वारा, राजस्थान कह सकते हैं, मुख्यतः नाथ द्वारा से उत्पन्न, मुख्यतः बेटा नाथ द्वार से उत्पन्न। मुख्य विषय क्या है बेटा, भगवान कृष्ण नाथ जी, मुख्य विषय भगवान कृष्ण श्रीनाथ जी, ये भी कर सकते हैं। तो इस जितना भी मैं आपको बता रहा हूं बेटा काफी जटिल विवरण होता है, लिख लीजिए। ठीक है, तो ये सारा जितना भी मैं बता रहा हूं ये काफी बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लीजिए। कुछ क्वेश्चंस हम लोग लिख लेते हैं जो आज हमने पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिखिए। पहला, अजंता और एलोरा, लिख लो बेटा, अजंता और एलोरा की चित्रकला की विशिष्ट विशेषताएं क्या है, कि चित्रकला की विशिष्ट विशेषताएं क्या है, विशेषताएं क्या है। दूसरा लिखिए, बौद्ध जैन और हिंदू धर्म, लिखिए बौद्ध जैन और हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकलाओं की तुलना करें, से संबंधित चित्रकलाओं की तुलना करें। तुलना करें, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जितना बताओ, राजस्थानी चित्रकला के बारे में बताएं, स्थानीय चित्रकला के बारे में बताएं, ठीक है। चौथा लिखिए, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट और भारतीय चित्रकला पर उसका प्रभाव बताएं, और भारतीय चित्रकला पर उसका प्रभाव बताएं। पांचवा लिख लीजिए, भारत में चित्रकला को बढ़ावा देने, भारत में बेटा चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए
सरकार द्वारा उठाए गए कदम। बताएं। ठीक है, तो जितने भी मैं क्वेश्चंस आप दिया हूं बेटा, ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में जो मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड बेटा हमने आपको क्वेश्चंस दिया है। तो अच्छे से सारे प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, जितने भी पढ़ाया है उसी रिलेटेड प्रश्न भी दिया हो, और ये सारे क्वेश्चंस बेटा आपके कहीं ना कहीं पेपर में जो है ये सारे प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।